नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। हम रोज़ नए नए मुद्दों के साथ में हमारे सहयोगी अनिल थत्ती के साथ में नए नए विषयों पर चर्चा करते हैं और उसके ऊपर आपकी राय भी लेते हैं। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति में, जिसमें हमारा मुद्दा है कि महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार का भविष्य क्या है। तो थत्ती जी, आप बताइए कि इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी सरकार क्या फिर से आघाड़ी बन के आ सकती है या बिखर जाएगी आगे चल के? एक तो पहली बात यह है कि ये महाआघाड़ी है मगर सरकार चली गई। अभी महाआघाड़ी सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। अभी एक युति सरकार है जो शिवसेना, शिंदेगढ़ और इसकी है। तो हम अभी जो चर्चा करेंगे वो सरकार गिरने के बाद महाआघाड़ी नाम की एक संकल्पना है, तो उसका भविष्य क्या होगा। तो पहली बात तो ये है कि जैसे ही शिवसेना टूटी वैसे मुझे दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रवादी और कांग्रेस दोनों भी उद्धव की शिवसेना से टूट रहे हैं, क्योंकि अभी उनको दिख रहा है कि उद्धव जी की जो सेना है वो दुर्बल होती जा रही है। अभी 55 में से 50 तो गए, 18 में से 12 खासदार तो गए। अब ऐसा हो गया कि इनके पास कोई शक्ति ही नहीं है और किसी भी शक्तिहीन पार्टी से समझौता करना, एडजस्टमेंट करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। सबको सबल ऐसा कोई साथीदार होना चाहिए, चलती का नाम गाड़ी। हाँ, और दूसरी बात यह है कि देखो, मैं शिवसेना की बैसाखी ले सकता हूँ। अगर शिवसेना ही बैसाखी की खोज में है तो मैं उसकी बैसाखी बनूँ कि नहीं बनूँ, इसके बारे में मैं सोचने लगूँगा। एक तो बात ऐसी हुई है कि उद्धव के साथ 55 में से 50 आदमी टूटे। वो क्यों टूटे, इसके बारे में जैसे शिवसेना के शिवसैनिक सोचते हैं वैसे राष्ट्रवादी के और कांग्रेस के लोग भी सोचते हैं। ऐसा नहीं कि यही सोचते हैं। वो बोलते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में शिवसेना के लोग दूर हो गए तो हमारे को भी ऐसा देखना चाहिए कि पिछले 2.5 साल में हमको क्या मिला, हमारे हाथ में क्या आया और हमसे इन्होंने कैसा बर्ताव किया। तो अभी नाम लेने में मज़ा आता है। लोग बोलते तुम नाम क्यों लेते हो। अभी मेरे मित्र जो है अशोक चौहान है कांग्रेस में, इधर जितेंद्र आव्हाड है, बहुत सारे नाम हैं, वो ले सकता हूँ मैं सब। तो उनके साथ अगर उद्धव की कार्यशैली के बारे में बात की जाए तो अशोक चौहान हमेशा यही बोलते रहे। वो बोले कि एक नामधारी, मराठी में शब्द है, एक नाम के वास्ते कोई चाहिए करके वो मुख्यमंत्री है। उसके उद्धव उस समय की बात। तो उसके परे मुख्यमंत्री जो होता है सर, वो मधुमक्खी रहती हैं। वो मधुमक्खी की रानी माशी जो रहती है, रानी जो रहती है, वो मधुमक्खी के वो छत में रहती है, वहाँ पे एक जगह बैठती है और वहाँ से वो कम से कम 20 किलोमीटर तक उसके वेव्स भेजती रहती है। हम लोग हमेशा आश्चर्य करते हैं ना कि ये मधुमक्खी गई 10 किलोमीटर गई। उसको नियंत्रित कौन कर रहा है? रानी। वो रानी उसके शरीर से जो वेव्स भेजती रहती है, उससे उसको पता चलता है कि अभी मेरे को मधु का रस लेना है, अभी वापस मधुमक्खी के छत्ते तक आना है, छत्ते तक। तो वो सब नियंत्रित वो करती हैं। तो ये मधुमक्खी बनी नहीं कभी, ये सादा मक्खी बन के रह गए। अभी सादा मक्खी और मधुमक्खी में फ़र्क आप जानते हैं। तो ऐसी बनी रहे कि जिसके से कोई वेव्स निकलता ही नहीं है, जिससे कोई संदेश आता ही नहीं है, आदेश आता नहीं है, कुछ नहीं, उपदेश भी नहीं आता है। वो अपनी कुर्सी में खुश हैं और कुर्सी से चिपके हुए हैं। उनको अगर कोई भी, अशोक ने मुझे बताया, मैं नाम लेता हूँ, वो बोला उनको भी पूछने को जाएंगे कि सब ते असं आए तो काय करावं, तो बोलते थे तुम मंत्री हो ना उस खाते के, मेरे लिए उस खाते का मंत्री ही मुख्यमंत्री है।
आपको जो लेना है वो ले लो, मेरे को मत पूछो, तुम्हारा डिसीजन डिपार्टमेंट का ले लो। और उन्होंने तो ये ऐसी भी व्यवस्था बनाई थी जो महाराष्ट्र के इतिहास में नहीं, बहुत कम लोगों को मालूम है कि पहले कैसे फडणवीस थे, उनका दबाव था और वो चाहते थे कि हर एक फाइल हर एक मिनिस्टर की फाइनली मेरे पास आनी चाहिए ताकि मुझे पता चले इसमें कुछ गोलमाल तो नहीं है, या तो सब ठीक है ना, नहीं तो कल मेरी सरकार बदनाम हो जाएगी। तो हर एक फाइल वो देखते थे और ये कोई फाइल, खुद की फाइल नहीं देखते थे, उनकी फाइलें उद्धव जी की उनके सेक्रेटरीज देखते थे और ऐसा फाइल रख के बोलते थे साहब इथे म्हणजे काय है, साइन करो। उसमें भी एक लफड़ा लोचा बाद में हुआ, जब इनका ऑपरेशन हुआ तो उनको साइन करना भी नहीं आता था। तो बाबा साहेब पुरंदरे का जब निधन हुआ, वो कहानी तो साक्षात उसके बाजू में बैठे हुए आदमी ने बताई है और आप जानते हैं वो कौन हो सकता है, जो बाला साहब के मतलब इसके उद्धव के करीब था। उसने बोला कि मुख्यमंत्री की सिग्नेचर बिना ये शोक संदेश जा नहीं सकता था और उन्होंने उद्धव बाला साहेब ठाकरे ये साइन करने के लिए 45 मिनट्स लगे। उसके जाके कहीं वो सही हो गई जो ओरिजिनल थी। बाद में उन्होंने बोला कि मेरे पास ये सिग्नेचर के लिए मत लाओ, डिजिटल सिग्नेचर यूज़ करो। सर उस ज़माने में कि इनके बीमारी के बाद के आप फाइलें आप देखेंगे तो कहीं भी आपको उनकी सिग्नेचर नहीं मिलेगी, वो डिजिटल सिग्नेचर है। एक बीच में आए थे कि उद्धव साहब नंबर 1 मुख्यमंत्री तो उसके लिए खर्चा कितना बढ़ता है, कितना खर्चा बढ़ता है। देश में ऐसे बोगस NGO दर घर है कि जो यही काम करते हैं। टॉप पे चला दें क्या आप उनको 25 लाख दो, 50 लाख दो, इतनी भी नहीं, उनकी हैसियत 5 लाख की भी रहती है, उनको दो और बोलो कि मुझे देश का मुख्यमंत्री नंबर 1 बनाओ। वो क्या यूनेस्को ने बनाया कि भारत सरकार ने बनाया, क्या किसी सरकारी संस्था ने बनाया या किसी मान्यता प्राप्त ऐसी संस्था ने विश्वसनीयता जिसकी है उन्होंने बनाया उनको नंबर 1। सर मुझे 10 लाख दो, मैं आपका नंबर 1 देश में लगा सकता हूँ, पत्रकारिता में नंबर 1 हो गए, 10 लाख खर्च है। तो ये ऐसा नंबर 1 वगैरह होने से कुछ होता नहीं भाई। नंबर 1 कहाँ लगता है, काम होना चाहिए, नंबर 1 काम होना चाहिए। तुम्हारा काम तो नंबर 100 का है और नंबर 1 आप गिनती कर रहे हैं, वो झूठ मूठ का रहता है और लोगों ने भाई इसको अहमियत नहीं दी। वही खुद की ये बराते ढोल बजाते रहे कि मैं नंबर 1, मैं नंबर 1 नंबर। भाई तू अगर नंबर 1 होता तो तेरे 50 लोग भाग जाते थे क्या? नहीं भागते थे। तू नंबर 1 नहीं था, तेरा नंबर ही 100वां था या 55वां था करके तू इधर रहा और वो सब चले गए। दूसरी बात है, बाद में ऐसा बोलते हैं, उसके लिए मेरे पास प्रूफ नहीं है, इसलिए कोई केस हो गया तो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। उन्होंने उद्धव बाला साहब ठाकरे सिग्नेचर करने के लिए एक सयाजीराव रखा था। मतलब वो आदमी ऐसी झूठ मूठ की सिग्नेचर तो हम रोज़ पढ़ते हैं कि भाई चेक पे जाली सिग्नेचर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सर उन्होंने ऐसा बोलते हैं और उनके निकटवर्तियों ने बताया कि उनको सिग्नेचर करने को नहीं आता और ये बात उनको खुलना नहीं चाहिए थे। तो उन्होंने एक आदमी को रखा था जो सिग्नेचर्स करता था उनकी। और जब तक ऐसे है ना कि मैंने आपकी सिग्नेचर कर ली, चलो आप मेरे दोस्त हैं, मैंने चेक पे कर ली, आपने देखा भाई अनिल ने सिग्नेचर किया, एक 5000 का चेक डाल दिया, अनिल मेरा दोस्त है, क्या शिकायत करनी है, मेरी सम्मति से कर दिया, चल मैं नहीं हूँ, मैं किधर बाहर हूँ, तो कर दे। बैंक ने पूछा तो मैं बोलूँगा हाँ मेरी है। तो उद्धव जब तक ये नहीं बोलता कि ये मेरी सिग्नेचर नहीं है तो दूसरे ने की हुए सिग्नेचर को चैलेंज कौन करेगा? आगे चल के सीखो कि उन्होंने कांग्रेस और राष्ट्रवादी के मंत्रियों को थोड़े थोड़े धीरे धीरे टेंशन देना शुरू किया। इसका कारण ये है कि शिवसेना के जो मंत्री थे उनको उन्होंने टोल सिस्टम सेट किया था कि भाई तेरा ये डिपार्टमेंट है, इसमें तू महीने को 100 कमाओ, 150 कमाओ, रुपए नहीं करोड़, तू 100 करोड़ कमा, 150 करोड़ कमा, मेरे को कुछ नहीं, तेरे को जो मिलेगा या तो तू क्या झूठ बोल सकता है, तो मेरे को 50-100 करोड़। हर एक डिपार्टमेंट की हैसियत रहती है पैसा खाने की, तो जैसे उसकी रहेगी बोलेंगे कि भाई उसमें से इतना मेरे को आना चाहिए।
वो एक बार उनके चरणों में रख दिया तो फिर बाकी वो पूछते नहीं थे कि तेरे डिपार्टमेंट में तू क्या कर रहा है। तभी तो अनिल परब जैसे जो लोग थे वो कमाते थे 100-200 करोड़, उसमें से 75-100 करोड़ दे देते थे ऊपर मातोश्री में। फिर मातोश्री ने कभी पूछा नहीं, जब तक ये मैटर किरीट ने नहीं उठाया, कभी आया कुछ। मुख्यमंत्री का फर्ज बना है, फडणवीस साहब बोलते थे, उन्होंने तो एकनाथ खड़से को निकाल भी दिया था और 13 लोगों के खिलाफ इंक्वायरी बिठाई थी, इन्होंने कुछ नहीं किया। और एक बात ऐसी होगी कि कांग्रेस वाले हमेशा सोचते थे कि इनको अहंकार बहुत है, उद्धव में बहुत अहंकार है। वो अहंकार इतना है कि वो किसी को कीमत ही नहीं देते हैं। हम जाते हैं हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा गोलमाल करके छोड़ देते थे। तो वो भी उनको पसंद नहीं था। और राष्ट्रवादी के जो नेता थे उनका ऐसा था, अपना अपना गढ़ था और उसमें दखल अंदाजी करना उनको पसंद नहीं था। तो उन्होंने क्या कर दिया कि शिवसेना के जो स्थानिक आह्वान थे उनको ख़त्म करना चालू किया। और उद्धव जी ने उसके बारे में कभी कुछ बोला नहीं। क्यों नहीं? कभी उनकी अरे उसकी हैसियत ही नहीं है बोलने की, उसकी हिम्मत नहीं है बोलने की। उसको ये कुर्सी मिल गई ना, पक्का बैठा है ऐसा कुर्सी पे, बस मेरे को कुर्सी पे रखो, बाकी दुनिया गई झाड़ में। ऐसा उनका एटीट्यूड था। भाई संजय के लिए इतने गड़बड़ हुए, मैंने बताया उस दिन आपको किस्सा कि संजय के लिए भी वो नहीं आए ना। और ये तुम्हारा एकनाथ शिंदे 100 बस लेके जा रहा था उसकी पत्रकार परिषद में, तो मिलिंद नार्वेकर ने फ़ोन किया, कोई जाने की ज़रूरत नहीं, जाओ गवर्नमेंट मीटिंग को। किसी को सहारा नहीं देते थे, किसी को वो मदद नहीं, अपने लोगों को भी नहीं करते थे। तो राष्ट्रवादी वाले बले जब ख़त्म करने लगे, सब निधि जो था वो अर्थमंत्री अजीत दादा का था प्रोगेटिव, तो वो उनको ही देने लगे। शिवसेना वाले चिल्लाने लगे तो उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, इसलिए शिवसेना उनसे टूट गई। अब राष्ट्रवादी भी उनसे टूट गई है क्योंकि उनको मालूम हो गया कि ये अगर वाघ था पहले, तो अभी एकनाथ शिंदे के जाने के बाद बिल्ली बन गया है। अभी बिल्ली को वो सम्मान कैसे देंगे? नहीं देंगे। और इनको साथ में लेके डूबने के ही आसार ज़्यादा है बचने से। अगर इलेक्शन में इनके साथ उन्होंने आघाड़ी कर ली, महाआघाड़ी, और चुनाव लड़ा, एक तो इनको सीट देने पड़ेंगे जो ये हारेंगे, क्योंकि वो बोलेंगे पहले हमारे 55 थे, वो 55 तो हमारे है ही, और 20 हमको चाहिए। तो 75 सीट मांगेंगे 228 में से 88 से। और कांग्रेस और राष्ट्रवादी जो है उनको मालूम है कि शिवसेना के इनके नेता को हराना आसान है, हमको इसको हरा देंगे, काय के लिए देने का इनको, तो उनको इच्छा नहीं होगी, वो देंगे भी नहीं। तो ऐसा हो जाएगा कि आघाड़ी ऐसे भी सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी टूटेगी, नेतृत्व के मुद्दे पे भी टूटी है। और जिस तरह से अभी एकनाथ शिंदे के बारे में उन्होंने बोला, उसकी वजह से शिंदे तो टूट गए। उन्होंने बोला कि शिंदे को अगर आप नेता नहीं मानते और उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं करते हैं, तो मैं मेरी पूरी शिवसेना महाआघाड़ी से लेके आपके पास आने को तैयार हूँ। भाई शरद पवार ने ऐसा देखा होगा उसकी न्यूज़ की तरफ, ये क्या आदमी है, 2.5 साल हमारे साथ रहा, हमारी वजह से मुख्यमंत्री रहा, और उसके दिल में ये बात है कि भाई मेरा मुख्यमंत्री पद छोड़ो, कम से कम मेरी पार्टी में सत्ता बने रहने के लिए आप खाली शिंदे को छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ आने को तैयार। तो उन्होंने तो मैसेजेस पे ऊपर मैसेज मोदी को भेजे, शाह को भेजे, अपने फडणवीस को भेजे कि हम आने को तैयार है, हम आने को तैयार है, हम आने को तैयार है, खाली शिंदे को बाजू करो। अब वो शिंदे को क्यों बाजू करेंगे जिसकी वजह से इतनी बगावत हो गई, क्रांति हो गई, वो नहीं करेंगे। मगर ये एक्सपोज हो गए ना कि भाई इनके दिल में महाआघाड़ी के लिए जगह है किधर। वो तो अगर सत्ता मिलती है तो आज भी भाजपा के साथ जाने को तैयार है जी। तो उनका भी विश्वास इनके ऊपर से उड़ गया। देखो एक बार विश्वास उड़ गया ना तो कोई चीज़ उसको, अंडा अगर टूट गया तो जोड़ा नहीं जा सकता। ये अभी विश्वास का अंडा राष्ट्रवादी कांग्रेस और इनका टूट गया, तो टूटा है। तो महाआघाड़ी में से शिवसेना को माइनस करके कांग्रेस और राष्ट्रवादी एक बार रह सकते हैं, पर उनकी शक्ति ताकत बीजेपी और ये शिवसेना की ताकत के आगे आधे से बहुत कम होगी। मेरे को ऐसा लगता है अगर अभी इलेक्शन लिया 288 जगह पे विधानसभा का, तो बीजेपी और शिंदे सेना मिल के कम से कम 175 से 200 तक सीट लेके जाएंगे। 200 तक दोनों मिलके।
और बाकी जो 88 सीट्स रहेंगे उसमें राष्ट्रवादी के रहेंगे 30, कांग्रेस के रहेंगे उसी आसपास में 25 और शिवसेना के रहेंगे 22 या 20। ऐसी हालत हो जाएगी। तो महाआघाड़ी मन से दिल से टूट गई है अभी, तो उसका कोई भविष्य नहीं है। भविष्य है तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी को ही है। राष्ट्रवादी को इसलिए है क्योंकि मराठा समाज जो है वो उनके पीछे है, और अगर ओबीसी, बीसी और इसके रिजर्वेशन के चक्कर में कुछ उलट पलट हुई तो हो सकता है कि मराठा समाज राष्ट्रवादी के पीछे खड़ा हो जाए और उनकी ताकत बढ़ सकती है। मगर दलित और मुस्लिम कांग्रेस के साथ जाने को भी अभी डर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शिवसेना के साथ हाथ मिला लिया। वो बोलते ज़िंदगी भर मुस्लिम और दलितों के खिलाफ। मराठवाड़ा का नामांतर जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हुआ तब उसको विरोध करने वाले बाला साहब ठाकरे थे। दलितों की जान जल गई थी उस समय, दंगे हुए महाराष्ट्र में इस मुद्दे पे, और मराठा आरक्षण से लेके सब में, ओबीसी आरक्षण में शिवसेना का रोल नरोवा कुंजरोवा रहा हमेशा। हम है भी साथ में और नहीं भी, मगर कभी आके एजिटेशन में तो वो भी नाराज़ है। तो अभी महाआघाड़ी नाम की एक ये था, संकल्पना थी, वो अभी टूट गई, फूट गई, ख़त्म हो गई। अब ये तीनों जो है उनमें से 2 साथ में रहेंगे, अपनी अपनी छोटी सी एक ये बनाएंगे दुनिया, उसमें रहेंगे। और शिवसेना उद्धव गठ जो है वो उसकी अवस्था आज जो मनसे की अवस्था है, कल की बात नहीं कर रहा हूँ, आज जो मनसे की अवस्था है और एक मनसे उद्धव सेना के रूप में बाकी रहेगी। धन्यवाद सत्य जी। तो सत्य जी ने महाविकास अघाड़ी के ऊपर जो अभी हालात है उसके ऊपर काफ़ी अच्छा विश्लेषण किया। उनका साफ साफ कहना है कि महाविकास अघाड़ी का भविष्य कुछ भी नहीं है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत।